बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ फरमान नलवी फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल 25 जुलाई थी, उसकी निस्बत से कुछ काम मौजूदा हुकूमत के बताए गए, वक्त कम होने की बिना पे सारे नहीं बता सका। आज की वीडियो में कुछ जो बकिया काम रह गए वो बताऊंगा, साथ में कुछ गुजारिशात भी करूंगा, कुछ गिला भी करूंगा, कुछ शिकवा भी करूंगा। एक तवील फहरिस्त है इस हुकूमत के अच्छे कामों की। कुछ तो कल बता दिए थे, उनमें से जो रह गए वो आज भी बता देता हूं। अरब बेल्ट से पाकिस्तान के जो कैदी वहाँ मौजूद थे उनको पाकिस्तान वापस लाया गया, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा और उनको वापस लाए। करतारपुर, वो अलग बात है कि कोरोना ने आके काफ़ी हद तक रुकावट डाली, लेकिन करतारपुर एक बहुत बड़ा काम था जो ना किसी ने सोचा ना किसी ने किया, पर आपकी हुकूमत ने किया। कोरोना से लड़ाई, उसके खिलाफ जंग, स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इसलिए जो बौखलाए हुए घबराए हुए लोग हैं उनकी बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। एनवायरमेंट जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, दरख्त लगाना, जो काम 10 साल में होना था वो आपने इन 2 सालों में पूरा किया। बहुत बड़ा काम है, इसके लिए जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। ये सारे काम एक तसलसल जो चल रहे हैं, लोगों में बेचैनी है, वो अपनी जगह है और सही भी है। गरीब आदमी को जो सबसे अहम चीज़ है उसके लिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आसान होना, रोटी मिल जाए, रात को सुकून से नींद आ जाए, दवा दारू मिल जाए। इसमें कहीं कहीं कोताही है, जिसका मुझे इतना अदराक तो है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो गंदम भी गायब करता है, चीनी भी गायब करता है, अद्वियात को भी गायब करता है। उसकी निशानदेही आने वाले वक्तों में करूँगा, फिर देखते हैं आप क्या करते हैं। दुनिया में हर जगह कोई भी हुकूमत हो, उसके पीछे एक थिंक टैंक होता है। वो आपको अच्छे बुरे की इंफॉर्मेशन देता है, दुरुस्त मशवरे देता है। वो थिंक टैंक जो होता है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ को उजागर करता है। मुझे नहीं मालूम, मेरे बहुत संगीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके थिंक टैंक पे। या तो वो थिंक टैंक आपकी मजबूरी के तहत वहाँ बैठे हुए हैं, या बिल्कुल डफर हैं। हर दौर में ऐसा होता है, मशवरा दिया जाता है, उस पर अमल कर लेते हैं तो फबया, नहीं करते हैं तो फिर मेरी तरह कोई बैठ के तारीख़ के पन्नों को पलटाता है और बताता है कि ये गलतियाँ हुई। जैसे अय्यूब के दौर में गवर्नर थे खलीक़ुज़्ज़मान, उन्होंने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तान को अंदर 4-5 सूबे बना दिए जाए। उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक थी। अय्यूब खान ने नहीं बात मानी, नहीं समझा। खलीक़ुज़्ज़मान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे भुट्टो के तेवर कुछ सही नहीं लगते। बहरहाल वो हो गया, वो इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। नुकसान हुआ।
दूसरा मौका मिला जब जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में एक कमेटी बनाई गई, ज़फ़र अहमद अंसारी साहब उसके हेड थे। उन्होंने मशवरा दिया था कि 27 ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं 27, सूबे बना दिए जाए। नहीं हुआ, मौका भी नहीं मिला। फिर मुशर्रफ के दौर में उनको बिठा के बताया गया कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आपके पास पूरी ताकत है, इस वक्त पूरा मुल्क खामोश है, खौफ में है, घबराहट में है। चोर जो होते हैं ना, वो उनके हाथ पैर नहीं होते। आप बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके काला बाग डैम बना दें। वल्लाह आलम बिस्सवाब, ज़ाती मजबूरी थी, रीजंस अननोन, बेस्ट नोन टू हिम, नहीं बनाया, हालांकि वो बना सकता था। ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। हुकूमत होती है, हुकूमत के पीछे एक थिंक टैंक होता है, वो आपको बताता रहता है, आप उस पर अमल करते हैं और आपके लिए रास्ते खुलते हैं। इसी तरीके से कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद वो बैठ के खाते हैं। जैसे चैनल्स बनते हैं, कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं चाहिए होता है, बन गए। मुल्क में हमारे कितने चैनल हैं, हर टॉम डिक एंड हैरी ने, अरे गरे नत्थू खरे ने चैनल खोल दिया, खुल गया, एक कमरे से खुल जाता है। ARY भी एक कमरे से खुला था। उसके बाद वो बैठ के खा रहे हैं और बैठ के खाते हैं, उनको इश्तिहारात मिलते हैं। इल्ज़ाम सारा आपकी हुकूमत पे आता है, सरकारी इस पे, कि वो उनके पैसे रिलीज़ नहीं कर रहे, हालांकि ऐसा है नहीं। इसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद से मोबाइल फ़ोन कंपनियां बैठ के खा रही हैं, पैसा आवाम दे रही है। क्या आपको किसी ने बताया कि मोबाइल फ़ोन वाले कितना पैसा कमा रहे हैं, CBR को कितना दे रहे हैं, आपको कितना मिल रहा है? नहीं बताया। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको 2+2 करना होता है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? हर शख्स अपने ज़ाती मफाद में लगा हुआ है। घर बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मौके से जितना फ़ायदा उठा सकता हूँ उठा लूँ, मुल्क की फ़िक्र नहीं है। आप अकेले अगर मुल्क की फ़िक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कितने लोग मुखलिस हैं और कितने लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं। कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है? कुछ मोबाइल कंपनियां खाती हैं, कुछ CBR खाता है, और गवर्नमेंट के खाते में आटे में नमक के बराबर आ जाता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मोबाइल फ़ोन्स के जितने टैक्सेस हैं, जो भी टैक्सेस हैं आवाम के लिए, वो सब माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें। कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कर दें, लोग भी खुश होंगे। 10 रुपये रोज़ के ऊपर आप लोगों को डाल दें, 300 रुपये महीना, किसी को तकलीफ नहीं होगी। अब अगर 10 रुपये आप रोज़ डाल देते हैं, कैलकुलेट करें, 12 करोड़ लोग के पास मोबाइल है, तो साल में आपके पास कितना आता है? 50,000 करोड़, 5 खरब रुपए। उसमें से 1 खरब आप पेट्रोलियम की सब्सिडी दे दें, 1 खरब की आप बिजली को सब्सिडी दे दें, बाकी 3 खरब फिर भी आपके पास बचता है। लोग भी खुश, आप भी खुश। आप ना करें 10 रुपये, आप 5 रुपये कर दें, 25,000 करोड़
2.5 खरब रुपया। मगर ऐसा कोई शख्स नहीं जो बैठ के हुकूमत को बताए कि आपको यहां से आसानी से पैसा मिल सकता है। जो अरबों रुपए इनकी जेब में जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनीज के और CBR के पास जा रहे हैं, वो आपको क्यों ना मिले, वो आवाम पे क्यों ना इस्तेमाल हो। दूसरी बात, आजकल मैं देख रहा हूं कि नैब के कवानीन में आप तब्दीली कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं तब्दीली करने की। अदालतें बना दें, अच्छे जजेस लगा दें, रिटायर अच्छी रेपुटेशन वाले जजेस लगा दें, सजाएं दें। इसमें एक फ़ायदा और भी होगा, कुछ आपके लोगों को भी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी जान नहीं छूट रही, इमोशनल ब्लैकमेल या किसी भी सूरत में उनसे भी आपकी जान छूट जाए। अगर वो गलत हैं तो रगड़े में आएंगे, आपकी भी जान छूटेगी, कौम की भी जान छूटेगी। गलत फैसला करने के लिए कोई हौसला नहीं चाहिए। सही फैसला सही वक्त पे करने के लिए आपको हौसला चाहिए, और वो आप कर सकते हो। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं वो ये काम कर सकता है। सिर्फ उसके पीछे 4 लोग अच्छे हों तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। 2 साल में आपने बहुत काम किया है, लेकिन उससे निचले तबके को कितना फायदा पहुंचा ये देखना आपका काम है। कहीं कहीं इंसान ब्लैकमेल होता है। आपके पास ब्लैकमेल होने के लिए क्या, आपकी तो शीट जो है वो क्लीन है। तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मोड पे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, वन शुड वर्क लाइक अ डॉग एंड लिव लाइक अ किंग। इट्स अबाउट टाइम। वर्क लाइक अ डॉग एंड लेट द पीपल लिव लाइक अ किंग। जिनके वोटों से आप आए, जिनकी दुआओं से हम बैठे, जो आज भी आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आज भी आपके लिए खड़े हैं। आपके खिलाफ कोई बात करे तो सोशल मीडिया है जो ईंट से ईंट बजा देता है। आपके अतराफ के जो लोग हैं उनको तो बोलना भी नहीं आता। क्या बोलते हैं? सिर्फ बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए, गालम गलौच नहीं होनी चाहिए, दलील के साथ बात करनी चाहिए। ये पुराने पापी हैं सारे के सारे जो मीडिया पे आके बैठते हैं, सारे पुराने खापड़। उनके आगे PTI के जो लोग बैठे होते हैं वो नए हैं। कोई ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो उनके सामने बैठ के उनकी खटिया खड़ी करे। वो हर काम के लिए तो कह देते ना, व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, कह देते आप पकड़ लीजिए, ले लीजिए। कहां से पकड़ लीजिए और कैसे ले लीजिए? अगर आपके मुल्क का सफीर बरतानिया में जो बैठा हुआ हो, वो ही रात को 2 बजे जाके सारे फाइल उठा के गायब कर दे, आप कैसे पकड़ेंगे? अदलिया को आजाद छोड़ दें। प्रोसिक्यूटर 2 हो, अच्छे हो, तकड़े हो। ये आगे करोड़ों रुपए लेने वाले, उनके आगे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेने वाले क्या लड़ेंगे? वो अंडर प्रेशर होते हैं। आपका काम है उनको प्रेशर से बाहर निकालना। दूसरी बात, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, एजेंसियों से भी कह रहा हूं, अदलिया से भी कह रहा हूं, ये जो लोग बकवास करते हैं मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया को बंद कर देना हल नहीं है। ये कमजोरी है आपकी अगर आप बंद करेंगे तो। उन लोगों को पकड़ें, उनको सजा दें, उनके झूठ को लोगों के सामने उरियां करें, नंगा करें। कौम आपके साथ खड़ी है, हर तरीके से कौम आपके साथ खड़ी है। अगर मुझ जैसा बुढ़ा भी आपके साथ खड़ा है ना, तो कोई तो बात होगी। जवान बच्चे पूरी फौज तैयार है।
ना वो फौज के खिलाफ बकवास सुनना चाहते हैं, ना वो अदलिया के खिलाफ, ना हुकूमत के खिलाफ। कर कौन रहे? खानदानी करप्ट चोर, जिसमें पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ आज एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इनका बस नहीं चलता, एक दूसरे के साथ वट्टा सट्टा भी कर लें इस वक्त। मुल्ला फजलू से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, किसी को भी, लेकिन उसके भाई को डिप्टी कमिश्नर बना दिया सिंध में, कराची में। क्यों? वफाक का जो प्रोग्रेटिव है, वक़ाफ़ का जो हक़ है, वो इस्तेमाल करे। मुल्ला फजलुर रहमान के पास सिर्फ स्ट्रीट पावर है, थोड़ी सी, मदरसों के लड़के, ये उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईद के बाद प्लानिंग हो रही है। वो बेवकूफ़ बच्चे, इस्लाम के नाम पे उनको सड़कों पे लाया जाएगा। उससे पहले उन चीज़ों का तोड़ करें। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप माजी में पड़े हुए हैं, उसको छोड़ें, हालात हाज़िर में बात करें। तो मेरे बच्चों, माजी ही है जो आज आप यहां बैठे हुए हैं। अगर आपका माजी अच्छा होता तो आज मैं भी यहां ना होता। मैं यहां जो बैठा हूं वो उस माजी की वजह से बैठा हूं। अगर वो माजी साफ सुथरा होता तो मुझे बैठ के बकबक करने की क्या जरूरत थी? ये चंद चीजें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, इन पे गौर करें। अगर ये बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे इस वक्त एक दोस्त याद आ गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। काफ़ी संगत रही, लंदन में साथ रहे। उनसे 2-4 बातें मैंने की थी, क्यों नहीं पहुंची आप तक मुझे नहीं मालूम। जब पहुंची तो उसका कोई मुझे नज़र नहीं आया। नई मुल्क की बात कर रहा हूँ, अच्छा इंसान था। लोग आपको सोशल मीडिया पे आप तक पैगाम पहुंचाते हैं, आप तक नहीं पहुंचता। अगर बाद में पहुंचा वक्त गुजरने के बाद तो बेकार है। ये अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत मौका दिया, ये दो दिन 25 और 26, 2 साल बाद, कि मैंने जब टीवी ऑन किया, मैंने इनकी चीखों पुकार सुनी तो 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करी कि या अल्लाह, तेरा कहा हर लफ्ज़ हूबहू सच और खरा है। कि अपनी कामयाबी देखनी है तो इन मकरू लोगों के चेहरों पे देखो, अपना अरूज देखना है तो इन मकरू लोगों के जवाल पे देखो, इनकी चीखें सुनो, इनका खौफ देखो, इनके चेहरे पे जो वहशत तारी है वो देखो। यानी एक बावला आता है आधा अधूरा, मुंह पे कोई बच्चे का पैम्पर बांध के आ जाता है और वो बकवास करता है टीवी पे बैठ के, और ये टीवी वाले उल्लू के पट्टे पैसे लेते हैं हरामखोर, किसी तरीके से मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। उसके रोज का क्लिप रोजाना दिखाते हैं, घंटों दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, रिपीट कर करके दिखाते हैं। कोई तो मुल्क के साथ वफादार हो जाए। मैं खास तौर पे ये बकवास कर रहा हूं ARY के लिए, जिसके चैनल पे हर 5 मिनट बाद ये बात दिखाई जाती है कि जिसको कश्मीर का वकील, जिसको कश्मीर का एम्बेसडर बनना था, वो आज उसका कुलभूषण का वकील बना हुआ है। ये ARY पे दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है। जो हुकूमत से फायदा उठाता है, हुकूमत से मुनाफे लेता है, हुकूमत से हर चीज अपनी बात मनवाता है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ बगावत भी वही करा रहा है। मैं सोशल मीडिया से कहता हूं इस ARY चैनल का बायकॉट करो और ऐसा करो कि इनको रगड़ा दे दो। मेरे मुल्क के खिलाफ तुम लोग भौंकते हो, मेरी फौज के खिलाफ तुम लोग भौंकते हो, मेरे अदलिया के खिलाफ तुम लोग भौंकते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तुमको पैसे दे। नवाज शरीफ की तरह पैसे तुमको कोई नहीं दे सकता, जरदारी की तरह तुमको पैसे कोई नहीं दे सकता। उनके पास हराम का पैसा था, वो उन्होंने तुमको दिया, और तुमको हराम की आदत इतनी लग गई है कि अब तुम सिर्फ हराम खाना चाहते हो।
इस कौम का नहीं सोचते हो? तुम्हारी बहू बेटियां, तुम्हारे बच्चों के बच्चे सारे के सारे इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हैं उसका साथ मत देना। उस हरामजादे को दिखाओ टीवी पे बार बार, जिसकी हर चीज एक एक सांस उसकी हराम की है, वो दिखाओ। क्या साबित करना चाहते हो? मैंने तो अभी एयर वाला तुम्हारे बारे में बात ही नहीं की है। उस छोटे से कमरे से, लंदन के छोटे से कमरे से किस तरीके से तुम यहां तक पहुंचे हो? क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी बातें खोल कर रखूं सारी सामने? पुराना पापी हूं, घाट घाट का पानी पिया है, नहीं चाहता। सोचता हूं तुम्हारे बड़ों से मेरी दोस्ती थी, हाजी सत्तार साहब से जिनका इंतकाल हो गया, उनके मेरे पर मोहब्बतें हैं, उनका मैं काफी कुछ लिहाज करता हूं। अगर लिहाज नहीं चाहते हो, खोल दूंगा, और ऐसा खोलूंगा कि तुमको बिल्कुल नंगा कर दूंगा। बाज आ जाओ, वक्त है अभी भी। ये अल्लाह की आवाज है जो उड़ गई है, हर गली में हर कूचे में बात हो रही है। और मैं सिर्फ ARY से इसलिए गिला कर रहा हूं कि ARY हुकूमत का साथ दे। मुझे किसी चैनल से कोई दिलचस्पी नहीं है, सबकी रोटियां गर्म है। मैं अच्छे अच्छे एंकरों को देख रहा हूं। मैं एक एंकर की दिल जो जान से इज्जत करता था, मुझे नहीं समझ में आया कि वो कैसे रोटी पे से तवा की तरफ जैसे पलटती वैसे पलट गया। एक उस लड़के को मैं जानता हूं, काशिफ अब्बासी को, कि जब मैं इस्लामाबाद में उसके ऑफिस में जाया करता था, जुल्फ़िकार के ऑफिस में, वो शरीफ लड़का बैठता नहीं था। मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश नहीं था, बहुत अमीर या कबीर आदमी नहीं था कि मेरे साथ कुछ 10 गार्ड थे। एक आम इंसान की तरफ जाता था, वो अदब में नहीं बैठता था कि उसका बड़ा खड़ा हुआ है, सच्ची बातें करता था, खरीब। और ये भी जानता हूं कि खानदानी है, उसको लिफाफों की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों, क्या मजबूरी है? आज लोग कहते हैं कि काशिफ अब्बासी भी रिश्वत लेता है, लिफाफा लेता है। मैं एक दो प्रोग्राम में उसकी मिसेस को, मेयर बुखारी को मैंने देखा, वो फिर भी बोली, सच बोली। तुम मर्द होके नहीं बोलते हो? अपने अपने क़िबले दुरुस्त कर लो। अगर मौत ने वक्त दिया तो मैं सब कुछ खोल दूंगा। अपने अपने क़िबले दुरुस्त कर लो। बच्चों से आखिर मुखातिब होऊंगा। मेरे बच्चों, मेरा गुस्सा, मेरे जज्बात ये मेरे लिए नहीं है। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, दवा दारू मेरी हो जाती है, बिस्तर है सोने के लिए, बूढ़ा आदमी हूं, मुझे और कोई अय्याशी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए रोता हूं, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों ने कल दुनिया में आना है उनके लिए चीख रहा हूं। एक छोटी सी नसीहत कर रहा हूं, आज बेदार हो जाओ इससे पहले कि कल बेजार हो जाओ। जाग जाओ। जो मैंने कहा है सोशल बायकॉट करो, उसका क्लिप बनाओ, उसको लोड करो सोशल मीडिया पे, मुझे भी टैग करो और सबको टैग करो। अदलिया तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये 70-72 साल की गंद है जिसको साफ करना है। फौज के बारे में कोई तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने हरामखोर बैठ के चैनलों में बैठ के, मोटे मोटे पेट वाले लोग बैठ के जो बकवास करते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के बकवास करते हैं, इनसे कहो ना अपने बच्चों को भेजो सरहदों पे। कोई एक आध बच्चा तो अपना शहीद करा के दिखाओ। आज शहीद नहीं होंगे, कल कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, और वक्त दूर भी नहीं है। आखिर में बच्चों में एक छोटा सा वाक़या सुना के इजाजत चाहूंगा, जो मेरे अपने घर में हुआ है। मेरे कज़न के 2 बच्चे गायब हो गए। बड़ा ढूंढा, नहीं मिले। कुछ समझ में नहीं आया, कहाँ जवान बच्चे, दोनों भाई, नहीं मिले। काफी अरसे बाद मैं जानता हूं जिस कर्ब से मैं तो गुजरा, लेकिन वो मेरी बहन और मेरे जो बहनोई थे रिश्ते के, जिस कर्ब से वो गुजरे। काफी अरसे बाद जमात इस्लामी का एक टोला मरहूम प्रोफेसर गफूर और काजी हुसैन अहमद के साथ आता है
नाज़ाबाद में। वो कहता है कि मुबारक हो, आप शहीदों के वालिदैन हैं, लानत भेजता हूँ मैं तुम सब पर, तुम लोग मर लानत इतनी दफ़ा भेजता हूँ कि तुमने अपने बच्चे शहीद नहीं कराए, उस माँ के उस बाप के बेटे शहीद करा दिए और उसका बाप भी मर गया बाद में, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका जिसके 2 जवान बेटे चले गए। कौम को गुमराह करते हो, मत करो। ये मेरे अपने खानदान का वाक़या इसलिए सुना रहा हूं। फतवा दे देते हैं कि ये काम करो और शहादत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम क्यों नहीं शहीद होना चाहते हो भाई? तुम्हारे बेटों को क्यों नहीं शहादत पे भेजते हो? तुम्हारे बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे रह गए यहां पे मरने के लिए। इजाज़त चाहूँगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।